आज जहां आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम लोग लगभग 20% निर्भर हैं आयात पे दालों को लेकर और लगभग 70% खाद्य तेल को लेकर हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर। तो हमारी मांग हमारे कृषि मंत्री से ये है कि दालों के लिए और तिलहनों के लिए MSP वह सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा देश वाकई में आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान आत्मनिर्भर बने। बजट की अगर हम फिस्कल आर्किटेक्चर की बात करें तो जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तालमेल होना चाहिए, तो वहीं पे देखा गया है कि पूरा का पूरा जोर और पूरी की पूरी ढलान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ जा रही है। हम फर्टिलाइजर्स की बात करें आज, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा देश कितना निर्भर है दूसरे देशों पर फर्टिलाइजर्स के लिए, और ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये देखने को मिला है कि DAP की किल्लत हो रही है किसानों को। किसान लाइनों में खड़े हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है DAP को लेकर, और जहां कालाबाजारी हो रही है वहीं किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि जो इंडियन US ट्रेड डील हुई है उस पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा हो इस सदन पे। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे विस्तार के साथ चर्चा हो, क्योंकि ये कहीं ट्रेड डील हमारे देश के किसानों के लिए ब्लंडर डील ना साबित हो। इसीलिए इसके लिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, किसान को पूरी तरह कहीं ये ट्रेड डील तबाह ना कर दे, क्योंकि इसमें देश के हर स्टेट्स का किसान इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फल की खेती हो, चाहे वो हमारे सोयाबीन की खेती हो, चाहे वो आलू की खेती हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आएंगे तो हमारे देश के किसान इससे प्रभावित होंगे। तो मेरी इस मांग को लेके भी कृषि मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाएंगे, जब USA की सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो हमारे देश की सरकार आखिर अपने किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भंडारण को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, ये और मंडियों को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी है, और अभी एक हफ्ते पहले जहाँ पे मैनपुरी और आसपास के सभी ज़िले, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो एटा हो, चाहे वो कन्नौज हो, यहाँ पे आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है, और जहाँ लागत जो हमारे आलू में आती है प्रति क्विंटल ये 600 से 800 रुपये आती है, आज ये 100 रुपये का भी प्रति क्विंटल नहीं बिक पा रहा है। तो किसी तरह की सहायता हमारे आलू के किसानों के लिए हमारे कृषि मंत्री करेंगे। और जिस तरह हमारे इस क्षेत्र में लहसुन की खेती भी होती है और मूंगफली की भी खेती बड़े पैमाने में होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मैनपुरी या आसपास के ज़िलों में कृषि मंत्री जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो केवल 910 करोड़ का है। तो हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार द्वारा कितनी मंडियां लगेंगी, कितने एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे, कितने कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे या भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक श्लोक लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम तु हिते हितम आत्मप्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु हितम प्रियम। इसका अर्थ है कि नेता का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही निहित होना चाहिए और प्रजा के हित में ही उसे अपनी हित को देखना चाहिए। अगर इस श्लोक को आज इस देश में कोई सार्थक कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपनी योजना से इस देश के गरीब, वंचित और शोषित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने राजधर्म की बात की थी, और राजधर्म का असली अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी विचारधारा के साथ पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है।
ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है। ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम सरकार की प्रतिबद्धता को देख सकते हैं, जो इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है, उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ, फरेब और अफवाह का जहर इस देश को पिलाने का प्रयास करती है, पर ये जानते ही नहीं है कि देश इनके नकारात्मक राजनीति को बहुत साल पहले ही इनकार कर दिया है। इस शेर में विपक्ष का पूरा सियासी चरित्र देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, IMF है, OECD है, जो भारत की ओर उम्मीद से देखती है और भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है, पर हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान हैं जिनको इस पूरे विकास में कुछ दिखता ही नहीं और वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मजाक की बात तो ये है सर कि जो खुद इलेक्टोरली डेड हो गए हैं, अब बार बार विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तो खाली पड़ा है। अर्थव्यवस्था को क्या डेड कहेंगे? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे। ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे। विपक्ष के साथ ही हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म। और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते।